हेलो माय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल नहीं बल्कि काफ़ी स्पेशल भारत के संविधान के बारे में, यानी कि हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड आई एम फीलिंग ग्लैड टू लेट यू नो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री ऑन द अर्थ। हमारा संविधान, भारत का संविधान, इस धरती पर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितनी भी सॉवरेन कंट्रीज़ हैं, उनमें जिस कंट्रीज़ में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस है, उनमें ये सबसे बड़ा है। एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। ओके, आई आल्सो वांट टू लेट यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट मीन्स भारतीय संविधान इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान सर्वोपरि है, सभी लॉज के ऊपर है, इसके ऊपर कोई लॉज नहीं है। जो भी इस देश में कानून है वो सब इसी के अंतर्गत हैं, कोई इसकी अवहेलना नहीं कर सकता है। यह सुप्रीम लॉ है, सर्वोपरि है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि संविधान कब बना, कैसे बना और कब से लागू हुआ। तो हमारा संविधान एडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, यानी कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। देयर इज वन इम्पोर्टेंट पॉइंट हेयर कि जिस दिन संविधान सभा ने इसको अडॉप्ट किया था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को, उस दिन संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्शियली रूप से लागू हो चुका था। उसी दिन से यह पार्शियली रूप से लागू हुआ, यानी कि आंशिक रूप से, यानी कि इसके जितने आर्टिकल्स थे सभी को लागू उस दिन नहीं किया गया। आउट ऑफ 395 आर्टिकल्स, 16 आर्टिकल्स को सेम डे लागू किया गया, और वो आर्टिकल्स थे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, देन आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, 366, 367, 380, 379, 388, 391, 392, 393 एंड लास्ट 394। ओके, अगला सवाल आप ये कर सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को क्यों संविधान पूरी तरह लागू नहीं हुआ, क्यों आंशिक रूप से लागू हुआ, और क्यों ये पार्टिकुलर आर्टिकल्स ही लागू हुए उस दिन। ओके, और उसका जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगा। फिलहाल हम समझते हैं कि ये संविधान हमारे लिए करता क्या है। ओके, ये संविधान ने हमें दिया क्या है, क्या फ़ायदा हुआ इसको लागू करके। तो ये संविधान जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। ओके, एंड इट आल्सो एश्योर्स इट्स सिटीजन जस्टिस, इक्वलिटी एंड लिबर्टी, एंड इट आल्सो प्रमोट फ्रेटर्निटी। यानी कि ये संविधान डिक्लेयर करता है इंडिया को एज ए सॉवरेन कंट्री। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु, यानी कि उस पर किसी का प्रभुत्व नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है इंडिया को कि उसके ऊपर किसी का हक नहीं है, इंडिया खुद में राजा है, इंडिया की जनता खुद की राजा है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिक्लेयर करता है कि इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, यानी कि भारत एक समाजवादी देश है। मतलब यह है कि संविधान किसी एक व्यक्ति के पास या एक वर्ग के पास पैसों के संग्रह पर रोक लगाता है। संविधान ये निर्देशित करता है कि सरकार कुछ इस तरह की नीतियों का पालन करे कि सभी के पास समान पैसा हो सके, दो वर्गों के लोगों के बीच ज़्यादा भेदभाव ना हो। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो डिक्लेयर्स इंडिया एज ए सेकुलर कंट्री, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें किसी भी एक धर्म का बोलबाला नहीं होगा, सभी धर्मों के लोगों को बराबर हक दिया जाएगा, उसके आधार पर उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो लोग किसी भी धर्म के क्यों ना हो। ओके, आगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भी डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, यानी कि हम पे शासन करने वाला व्यक्ति हमारे द्वारा ही चुना जाएगा। जो भी जनता पर शासन करेगा वो जनता द्वारा चुना जाएगा, जनता उसे चुनेगी और वो बोलेगी कि ये हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। ओके, आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो एश्योर्स इट्स सिटीजन जस्टिस, इक्वलिटी एंड लिबर्टी, यानी कि हम देशवासियों के साथ अगर कोई भी गलत होता है, कुछ भी गलत होता है, तो उसको इंसाफ किया जाएगा, हमें इक्वली ट्रीट किया जाएगा, और हमें लिबर्टी है कुछ भी बोलने की, कोई भी पेशा करने की,
आप कोई भी जॉब करें, कोई भी बिजनेस करें, संविधान आपको लिबर्टी देता है कि आपको कोई रोकेगा नहीं। ठीक है। Although all these fundamental rights what I've discussed are limited by पब्लिक ऑर्डर और मोरलिटी, यानी कि आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसमें अपना मोरल नहीं खोएंगे और समाज में उससे कुछ दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको संविधान लिमिट भी करता है, और इसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स तो इसको मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा आपसे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस आल्सो प्रमोट फ्रेटर्निटी, यानी कि संविधान प्रमोट करता है फ्रेटर्निटी को, भाईचारा को। संविधान हम देशवासियों से कहता है कि हम कुछ इस तरह अपना जीवन यापन करें कि कोई किसी को हानि ना पहुंचाए, हम भाईचारा को बढ़ावा दें। ओके, आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इम्पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड नॉट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड वाज एडप्टेड बाय इट्स पीपल विथ डिक्लेरेशन इन इट्स प्रीएम्बल। ओके, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही डिक्लेयर करता है अपनी सुप्रीमेसी को ओवर द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, यानी कि संसद में जो भी हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं उन सभी से ऊपर संविधान है हमारा। और ये संविधान अडॉप्ट किया है हमने, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया ने, विद डिक्लेरेशन इन इट्स प्रीएम्बल। जब आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो उसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, और यही यहाँ बोला गया है, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution, यानी कि यह Constitution हमने खुद को दिया है, कोई और नहीं देने आया हमें। ओके, ये साफ सुथरा प्रीएम्बल में लिखा गया है कि यह संविधान हम खुद से खुद को देते हैं। ऐसा नहीं है कि संविधान सभा में जितने सदस्य थे, जितने मेंबर्स थे, जो 299 लोगों ने साइन किए थे, उन लोगों ने हमें यह संविधान दिया। नहीं, यह संविधान हमने खुद को दिया है। ठीक है, और यह संविधान सर्वोपरि है। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इम्पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड नॉट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। ओके, सो पार्लियामेंट कैन नॉट ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट और हम समझते हैं कि संविधान और हमें क्या देता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द फ्रेमवर्क डिमार्केटिंग फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड, स्ट्रक्चर, प्रोसीजर्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड सेट आउट फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स। यानी कि ये संविधान हमें पॉलिटिकल कोड देता है, स्ट्रक्चर बताता है, तरीका बताता है, प्रोसीजर बताता है कि कैसे हमारी सरकार काम करेगी, उनकी क्या पावर्स हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके क्या पावर्स हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या फ़र्ज है, उनको कौन कौन से राइट्स मिले हैं, उनके क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, और हम नागरिकों यानी कि हम भारतवासियों को फंडामेंटल राइट देता है, हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है। हमारी सरकार जो काम करती है उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब उनको बताता है कि सरकार किस तरह काम करें कि लोगों का भला हो। और इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट ही है, आउट ऑफ 22 पार्ट्स देयर इज अ पार्ट जो बताता है हमारे सरकार को कि उन्हें किस तरह काम करना चाहिए, उन्हें निर्देशित करता है। हालांकि ये फोर्सेबल नहीं है कि सरकार को बिल्कुल इसी तरह काम करना है, अगर नहीं करते तो उन्हें सज़ा मिलेगी, बट उनको निर्देश दिया गया है कि आप इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी योजनाएं बनाते हैं बनाएं। और इसी प्लान को ध्यान में रखते हुए हमारा 5 ईयर्स प्लान भी आया था, जो कि आगे डिस्कस होगा जब हम आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो 1 बाय 1 आते जाएंगे आपके सामने। फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है और गवर्नमेंट को, सरकार को, जो कि हम पे शासन करती है, उन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताता है फॉर द स्टेट पॉलिसी, यानी कि उन्हें उनका कर्तव्य बताता है। और साथ ही ये हम सिटीजन्स का भी कर्तव्य बताता है कि हमें सिटीजन्स को क्या करना चाहिए जिससे हमारा देश और आगे बढ़ सके। ये रूल ठीक है। ओके, इतना समझ गए। अब हम समझते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है, उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। तो समझते हैं कि इसकी ड्राफ्टिंग कैसे हुई, इसकी ड्राफ्टिंग किसने की। तो नेक्स्ट पॉइंट,
ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिफोर गोइंग टू ड्राफ्टिंग आई वांट टू लेट यू नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान को बनाने के लिए एक सभा तैयार की गई थी जिसको बोला गया संविधान सभा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, ये सभा तैयार करने का सबसे पहला विचार किसको आया था? और जब इसके बारे में आप बुक में पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहला नाम आपको मिलेगा M.N. रॉय का, पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1934। ओके, बट मैं बताना चाहूँगा कि M.N. रॉय से पहले लगभग 12 साल पहले एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का विचार किया था और ये प्रस्ताव पेश किया था, और ये हिस्ट्री में काफ़ी जाना पहचाना नाम है। और एक और मैं क्लू देना चाहूँगा आपको कि ये व्यक्ति संविधान सभा में भी नहीं थे। एक ऐसा जाना पहचाना नाम जो संविधान सभा में नहीं था, जी हाँ, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने 1922 में ही संविधान बनाने का प्रस्ताव आगे किया था। उन्होंने विचार किया था कि हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए। संविधान बनाने के विचार की बात की जाए तो सबसे पहला इंसान थे महात्मा गांधी। देन आफ्टर M.N. रॉय जो 1934 में आगे आए और उन्होंने संविधान बनाने का और संविधान सभा गठित करने का प्रस्ताव आगे पेश किया। एंड बेस्ड ऑन दैट इन 1935 द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट मीन्स INC, for the first time officially demanded a constituent assembly to frame the constitution of India. ओके, तो 1934 में जब M.N. रॉय ने संविधान सभा गठित करने का प्रस्ताव किया तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के सामने यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के सामने अपना प्रस्ताव रख दिया ऑफिशियली रूप से कि वो एक संविधान सभा गठित करना चाहते हैं। आगे आफ्टर अराउंड 3 years इन 1938 पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया must be framed without outside interference by the constituent assembly elected on the basis of adult franchise। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने INC के बिहाफ में क्लियरली डिक्लेयर कर दिया कि स्वतंत्र भारत का एक संविधान होगा और वो संविधान बनाया जाएगा केवल इंडियंस द्वारा, उसमें किसी भी आउटसाइड का इंटरफेरेंस नहीं होगा, और जो उस संविधान सभा में सदस्य होंगे वो इलेक्टेड किए जाएंगे बाय द एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, and this time Britishers took it seriously and they sent a proposal in 1940 जिसको हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, बट कांग्रेस ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और उसके पीछे रीजन ये था कि उस अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेज़ों ने बोला था, ब्रिटिशियंस ने बोला था कि आप भारतवासी अपनी एक संविधान सभा गठित करके अपना एक अलग संविधान बना सकते हैं और उस संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय ही होंगे। लिसन केयरफुली, उसमें मुख्यतः भारतीय ही होंगे। और यह लाइन या लास्ट लाइन कांग्रेस को पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें अंग्रेज़ों ने इस बात से इनकार किया था कि उस संविधान सभा में केवल भारतीय होंगे। उन्होंने बोला इसमें मुख्यतः भारतीय होंगे, यानी कि उसमें कुछ और लोग भी हो सकते हैं। ओके, और कुछ और लोग होंगे तो कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस करेंगे। INC ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया और इसे मानने से इनकार कर दिया। अगेन इन 1942 एक और प्रपोजल आता है जिसको क्रिप्स प्रपोजल के नाम से हम जानते हैं, जो कि लाया गया था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा। और इस 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव के तहत इंडियंस को अलाउ किया गया कि वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं, एक संविधान सभा गठित कर सकते हैं जिसमें केवल भारतीय होंगे, और वो अपने अनुरूप, अपने सुविधा के अनुरूप एक संविधान बना सकते हैं जिससे कि आगे वो अपना शासन चला सकें। बट ये संविधान सभा आप वार ख़त्म होने के बाद बनाएंगे। एक्चुअली उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और ये प्रस्ताव आया था 1942 में, और आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार 1945 तक चला, और उस समय किसी को पता नहीं था कि ये वर्ल्ड वार कितना लंबा जाएगा। तो इस प्रस्ताव को भी महात्मा गांधी ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया, दिस लुक्स लाइक ए पोस्ट डेटेड चेक। और साथ ही इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज दे वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू 2 ऑटोनोमस स्टेट विथ 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत का विभाजन हो, 2 ऑटोनोमस स्टेट बने, इंडिया एंड पाकिस्तान, और दोनों की अलग अलग संविधान सभा हो। तो इस तरह
INC एंड मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इस तरह क्रिप्स प्लान रिजेक्ट हो जाता है और हमारी संविधान सभा फिर से एक बार नहीं बन पाती है। अगेन आफ्टर 4 years क्रिप्स अगेन केम टू इंडिया विद द न्यू प्लान एंड विद 2 another members and the new plan was कैबिनेट मिशन प्लान। और यह प्लान मुस्लिम लीग की 2 कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज की मांग को खारिज करती है, उसे कुछ हल्का फुल्का देकर भला फुसला कर राजी कर लेती है और इस बार फाइनली ऑन 6 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाता है, उसका फॉर्मेशन किया जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट। ऑन 6 दिसंबर 1946 इंडिया हैज फॉर्म इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाने के बाद ये संविधान सभा अपने काम में लग जाती है। और 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग की जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में, जो कि आज का सेंट्रल हॉल है पार्लियामेंट हाउस का। और पहले पर्सन जिन्होंने एड्रेस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वो थे JB कृपलानी। ओके, एंड ऑन द सेम डेट 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड चूजन श्री सच्चिदानंद सिन्हा एज अ टेम्पोररी प्रेसिडेंट। और उसी डेट यानी 9 दिसंबर 1946 को जिस दिन पहली बैठक हुई सच्चिदानंद सिन्हा को पहला प्रेसिडेंट चुना गया। और मैं बताना चाहूँगा कि यह चुनाव किसी वोटिंग के थ्रू नहीं हुआ था, न ही उन्हें नॉमिनेट किया गया था। ओके, उन्हें इलेक्ट किया गया था फ्रेंच प्रैक्टिस के थ्रू। चूँकि सच्चिदानंद सिन्हा वहाँ मौजूद सभी सदस्यों में सबसे बुजुर्ग थे, सबसे उम्रदराज थे, सबसे जानकार थे, तो सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से उन्हें प्रेसिडेंट चुना, टेम्पोररी प्रेसिडेंट। ओके, एक और बात, ऑन द सेम डेट चूँकि मुस्लिम लीग एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे, मुस्लिम लीग ने उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बहिष्कार किया, बॉयकट किया और वो उस दिन नहीं आए। उस दिन जितने सदस्य आए थे उनकी संख्या है 207 यानी कि 207। और ये आपको काफ़ी हैरान करेगा क्योंकि टोटल मेंबर्स जिन्हें सेलेक्ट किया गया था एज ए मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389 और मुस्लिम लीग में जितने मेंबर्स थे वो थे 73। तो अगर 389 मेंबर्स टोटल थे और अगर हम ये मान लें कि सारे के सारे मुस्लिम मेंबर्स ने उसका बहिष्कार कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो 73 मेंबर्स नहीं आएंगे। तो अगर 389 में अगर 73 हम माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 316। ओके, तो 316 सदस्यों को वहाँ मौजूद होना चाहिए था। बट उस दिन पहले दिन ऑन 9 दिसंबर 1946 ओनली एंड ओनली मेंबर्स जो आए थे वो थे 207। अभी भी 99 मेंबर्स का फासला है। तो ये 99 मेंबर्स कौन थे जो नहीं आए? तो सोचिए आप इसको। तो इसका जवाब मिलेगा जब आप देखेंगे कि ये जो 389 मेंबर्स थे वो कैसे हुए थे, 389 ही क्यों थे। सबसे पहला सवाल यह आएगा कि 389 ही क्यों थे। वाई नॉट 390, वाई नॉट 400, वाई नॉट 300, वाई 389? दिस इज अ ऑड नंबर। One can choose the round figure number like 400 or 300. Why this 389?